मस्तिष्क की कोई सीमाएं नहीं है, सिवाय उनके जिन्हें हम मान लेते हैं। गरीबी और अमीरी दोनों ही विचार की संतानें हैं। अध्याय 3। आस्था। इच्छा को हासिल करने का विश्वास और स्पष्ट चित्र अमीरी की दिशा में दूसरा कदम। आस्था मस्तिष्क की हेड केमिस्ट है। जब आस्था को विचार के साथ मिलाया जाता है तो अवचेतन मस्तिष्क तत्काल इस कंपन को भाप लेता है, इसे इसके आध्यात्मिक समतुल्य स्पिरिचुअल इक्विवेलेंट में बदल लेता है और इसे अनंत प्रज्ञा इन्फिनिट इंटेलिजेंस को संप्रेषित कर देता है, जैसा कि प्रार्थना के साथ होता है। सकारात्मक भावनाओं में सबसे सशक्त भाव है आस्था, प्रेम और सेक्स। जब ये तीनों मिल जाते हैं तो ये विचार को इस तरह से रंग देते हैं कि ये तत्काल अवचेतन मस्तिष्क सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाता है, जहां ये आध्यात्मिक समतुल्य में बदल जाता है, क्योंकि इसी आध्यात्मिक समतुल्य की क्रिया पर अनंत प्रज्ञा की प्रतिक्रिया होती है। आस्था कैसे विकसित की जाए? अब एक ऐसी बात कही जाएगी जो आपको आत्म सुझाव ऑटो सजेशन के सिद्धांत के महत्व की बेहतर समझ प्रदान करेगी, क्योंकि इच्छा के भौतिक या आर्थिक समतुल्य में रूपांतरण में ये सिद्धांत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आस्था एक मानसिक अवस्था है जिसे आप आत्म सुझाव के सिद्धांत के प्रयोग द्वारा प्रेरित या निर्मित कर सकते हैं। अगर आप अपने अवचेतन मस्तिष्क को बार बार निर्देश दें तो आस्था विकसित हो सकती है। उदाहरण के तौर पर आप उस उद्देश्य पर विचार करें जिसके लिए आप ये पुस्तक पढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से लक्ष्य यही है कि आप इच्छा के अमूर्त इंटैंजिबल भाव को इसके भौतिक समतुल्य यानी धन में बदलने की योग्यता हासिल करना चाहते हैं। आत्म सुझाव और अवचेतन मस्तिष्क वाले अध्यायों में कुछ निर्देश दिए गए हैं जिन्हें आत्म सुझाव वाले अध्याय में संक्षेप में बताया गया है। इन निर्देशों का पालन करके आप अपने अवचेतन मस्तिष्क को ये यकीन दिला सकते हैं कि आपको इस बात का पूरा भरोसा है कि आपको अपनी मुहमांगी चीज मिल जाएगी। आपका अवचेतन मस्तिष्क इस विश्वास पर काम करेगा और फिर यह आपको आस्था प्रदान करेगा, जिसके बाद आपके दिमाग में वे निश्चित योजनाएं आएंगी जिनके द्वारा आप अपनी मनचाही चीज हासिल कर सकते हैं। आस्था एक मानसिक अवस्था है जिसे आप अपनी इच्छा से विकसित कर सकते हैं, परंतु तभी जब आप सभी 13 सिद्धांतों में पारंगत हो जाएं। इसका कारण यह है कि आस्था एक ऐसी मानसिक अवस्था है जो स्वतः वॉलंटरली विकसित होती है और इसमें आपको लगन की और इन 13 सिद्धांतों के प्रयोग की आवश्यकता होती है। अगर आप आस्था के भाव को अपनी इच्छा के अनुसार विकसित करना चाहते हैं तो इसका एकमात्र तरीका यही है कि आप अपने अवचेतन मस्तिष्क को बार बार सकारात्मक निर्देश देते रहें। शायद आप इस बात को ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकेंगे अगर मैं आपको बता दूं कि कई लोग अपराधी किस तरह बनते हैं। एक प्रसिद्ध क्रिमिनोलॉजिस्ट के शब्दों में, जब लोग पहली बार अपराध के संपर्क में आते हैं तो वे इससे नफरत करते हैं, परंतु अगर वे कुछ समय तक अपराध के संपर्क में रहते हैं तो वे इसके आदी हो जाते हैं और इसे सहन करने लगते हैं। अगर वे ज्यादा लंबे समय तक अपराध के संपर्क में रहें तो वे आखिरकार इसमें शामिल हो जाते हैं और इससे प्रभावित हो जाते हैं। इस तारतम्य में आप एक बार फिर इस वक्तव्य पर विचार करें। जिन विचारों के पीछे प्रबल भावना होती है और जिनमें आस्था का मिश्रण होता है, वे सभी विचार तत्काल अपने भौतिक समतुल्य में बदलना शुरू हो जाते हैं। भाव या विचारों का भावनात्मक पक्ष वे तत्व हैं जो विचारों को जीवंतता, जीवन और सक्रियता देते हैं। आस्था, प्रेम और सेक्स के भाव जब किसी भी विचार के संवेग के साथ जुड़ते हैं तो वे उसे बेहद शक्तिशाली बना देते हैं। न केवल आस्था से जुड़े विचार संवेग, थॉट इम्पल्सेस, बल्कि किसी भी सकारात्मक भाव या नकारात्मक भाव से जुड़े विचार संवेग अवचेतन मस्तिष्क तक पहुंचते हैं और उसे प्रभावित कर सकते हैं। कोई भी बदकिस्मती का मारा नहीं होता। इससे आप ये जान जाएंगे कि अवचेतन मस्तिष्क किसी भी विचार को उतनी ही तेजी से भौतिक समतुल्य में बदलता है, चाहे वो विचार सकारात्मक या रचनात्मक हो या फिर वो विचार नकारात्मक या विध्वंसात्मक हो। यही उस अद्भुत रहस्य का कारण है जिसे करोड़ों लोगों ने अनुभव किया है और जिसे वे दुर्भाग्य या बदकिस्मती कहते हैं। ऐसे करोड़ों लोग हैं
जो ये मानते हैं कि वे गरीबी और असफलता में जीने के लिए इसलिए अभिशप्त है क्योंकि कोई रहस्यमयी शक्ति उनके खिलाफ काम कर रही है, जिस पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। इस नकारात्मक आस्था या विश्वास के कारण वे अपने दुर्भाग्य के निर्माता खुद होते हैं, क्योंकि उनका अवचेतन मस्तिष्क उनके इस नकारात्मक विश्वास को पकड़ लेता है और इसे भौतिक समतुल्य का रूप दे देता है। यहां पर एक बार फिर ये बताना उचित होगा कि यदि आप अपनी इच्छा को हकीकत में बदलना चाहते हैं, तो आप उसे अपने अवचेतन मस्तिष्क तक पहुंचा दें। परंतु इसके लिए यह जरूरी है कि आपकी वो इच्छा प्रबल और आशावादी हो, और अगर ऐसा है तो आप उसे इसके भौतिक या आर्थिक समतुल्य में बदल सकते हैं। आपकी आस्था या विश्वास ही वो तत्व है जो आपके अवचेतन मस्तिष्क की क्रिया को निर्धारित करता है। आत्म सुझाव के द्वारा अपने अवचेतन मस्तिष्क को धोखा देने से आपको कोई नहीं रोक रहा है, जिस तरह से मैंने अपने पुत्र के अवचेतन मस्तिष्क को धोखा दिया था। इस धोखे को अधिक यथार्थवादी बनाने के लिए इस तरह व्यवहार करें जैसे आपके पास पहले से ही वो भौतिक वस्तु मौजूद हो जिसकी आप इच्छा कर रहे हैं या मांग कर रहे हैं, और ये भाव आप में उस समय होना चाहिए जब आप अपने अवचेतन मस्तिष्क को आदेश दे रहे हों। अवचेतन मस्तिष्क विश्वास और आस्था की स्थिति में दिए गए किसी भी आदेश को, जिसके बारे में आपको विश्वास हो कि वो हकीकत में बदल जाएगा, सबसे सीधे और प्रैक्टिकल तरीके से इसके भौतिक समतुल्य में बदल देगा। निश्चित रूप से इतना कहा जा चुका है कि आप उस शुरुआती बिंदु पर पहुंच सकें जहां से प्रयोग और अभ्यास के द्वारा आप अपने अवचेतन मस्तिष्क को दिए जाने वाले किसी भी आदेश को आस्था से सराबोर करने की योग्यता हासिल कर सकें। पूर्णता अभ्यास से ही आएगी। ये केवल निर्देशों को पढ़ने भर से नहीं आ सकती। आपके लिए ये अनिवार्य है कि आप सकारात्मक भावनाओं को अपने मस्तिष्क की प्रबल शक्तियों के रूप में प्रोत्साहित करें और नकारात्मक भावनाओं को हतोत्साहित करके उन्हें अपने मस्तिष्क से निकाल दें। जिस मस्तिष्क में सकारात्मक भावनाओं की प्रबलता होती है, वो उस मानसिक अवस्था का प्रिय निवास बन जाता है जिसे आस्था कहा जाता है। वो मस्तिष्क इच्छा के अनुरूप अवचेतन मस्तिष्क को निर्देश देता है, जिसे ये स्वीकार करता है और इस पर तत्काल काम करता है। आस्था एक मानसिक अवस्था है जिसे आत्म सुझाव द्वारा विकसित किया जा सकता है। युगों युगों से धर्मावलंबी संघर्षरत मानवता को ये संदेश देते रहे हैं कि उन्हें इस या उस धार्मिक सिद्धांत में आस्था रखनी चाहिए, परंतु वे लोगों को ये बताने में असफल रहे हैं कि आस्था को किस तरह से पैदा किया जाए। उन्होंने ये नहीं बताया कि आस्था एक मानसिक अवस्था है जिसे आत्म सुझाव द्वारा विकसित किया जा सकता है। ऐसी भाषा में जिसे एक आम आदमी समझ सके, हम वो सिद्धांत बताएंगे जिसके द्वारा आस्था वहां पर विकसित की जा सकती है जहां पर अभी इसका अस्तित्व नहीं है। अपने आप में आस्था रखें, परमपिता में आस्था रखें। इसके पहले कि हम शुरू करें, आपको एक बार फिर ये याद दिलाना जरूरी है, आस्था ही वो अमृत है जो विचार के आवेग को जीवन, शक्ति और क्रियाशीलता प्रदान करता है। पिछला वाक्य दोबारा पढ़ने लायक है और तीसरी बार और चौथी बार भी ये जोर से पढ़ने लायक है। आस्था धन कमाने का शुरुआती बिंदु है। आस्था उन सभी चमत्कारों और सभी रहस्यों का आधार है जिन्हें विज्ञान के नियमों के आधार पर स्पष्ट नहीं किया जा सकता। आस्था असफलता का इकलौता इलाज है। आस्था वो तत्व, वो रसायन है जिसे जब प्रार्थना के साथ मिलाया जाता है तो इंसान अनंत प्रज्ञा के साथ सीधा संवाद करता है। आस्था वो तत्व है जो इंसान के सीमाबद्ध मस्तिष्क, फाइनाइट माइंड, द्वारा निर्मित विचारों के आम कंपनों को आध्यात्मिक समतुल्य में रूपांतरित करता है। आस्था इकलौता माध्यम है जिसके द्वारा इंसान अनंत प्रज्ञा की वैश्विक शक्ति का दोहन और प्रयोग कर सकता है। आत्म सुझाव का जादू। प्रमाण आसान है और आसानी से दिया जा सकता है। ये आत्म सुझाव के सिद्धांत में लिपटा हुआ है। आइए हम अपने ध्यान को आत्म सुझाव के विषय पर केंद्रित कर लें और ये पता लगाएं कि ये क्या है और ये क्या हासिल करने में समर्थ है। ये तथ्य तो सभी जानते हैं कि आदमी अपने आप से जो बात बार बार दोहराता है वो आखिरकार
उस बात पर विश्वास करने लगता है, चाहे वो बात सही हो या गलत। अगर कोई आदमी बार बार किसी झूठ को दोहराता रहे तो अंततः वो उस झूठ को सच के रूप में स्वीकार कर लेगा। यही नहीं, वो विश्वास करने लगेगा कि यही सच है। इंसान वही बन जाता है जिस तरह के विचारों को वो अपने मस्तिष्क पर राज करने देता है। जिन विचारों को इंसान अपने मस्तिष्क में जगह देता है और जिन्हें वो सहानुभूति के साथ प्रोत्साहित करता है और जिन्हें वह अपनी भावना के साथ संबद्ध करता है, वे प्रेरक शक्तियां बन जाते हैं जो उसकी हर गतिविधि, हर कार्य और हर कर्म को नियंत्रित और निर्देशित करती है। आइए अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सच्चा वक्तव्य। जब विचार भावनाओं के साथ संयोजित हो जाते हैं तो वे एक चुंबकीय शक्ति बन जाते हैं जो अपने समान या अपने से जुड़े दूसरे विचारों को आमंत्रित करते हैं। भावना के साथ जुड़ जाने पर इस तरह से चुंबकीय हो गए विचार की तुलना हम उस बीज से कर सकते हैं जिसे उपजाऊ जमीन में बोए जाने पर वो अंकुरित होता है, उगता है और कई गुना हो जाता है, जब तक कि ये छोटा सा एक बीज अपने ही जैसे लाखों अनगिनत बीज नहीं बन जाता। मानवीय मस्तिष्क ऐसे कंपनों को लगातार आकर्षित करता है जो मस्तिष्क में रह रहे विचारों के अनुरूप हों। इंसान के मस्तिष्क में प्रबलता से मौजूद कोई भी विचार, योजना या लक्ष्य अपने रिश्तेदारों को आमंत्रित और आकर्षित करता है और इन रिश्तेदारों से जुड़ने के बाद वो अधिक शक्तिशाली बन जाता है और उसकी शक्ति तब तक बढ़ती रहती है जब तक कि वह उस व्यक्ति का प्रबल मालिक नहीं बन जाता जिसके मस्तिष्क में वह निवास करता है। अब हम शुरुआती बिंदु पर फिर से चलें और ये जानें कि किस तरह किसी विचार, योजना या लक्ष्य का मूल बीज मस्तिष्क में बोया जा सकता है। ये जानकारी आसानी से दी जा सकती है। किसी भी विचार, योजना या लक्ष्य को बार बार दोहराए जाने पर इसे मस्तिष्क में रखा जा सकता है। इसीलिए आपसे ये कहा गया है कि आप अपने प्रमुख लक्ष्य को लिख लें, इसे याद कर लें और इसे जोर से हर दिन पढ़ें जब तक कि ये ध्वनि के कंपन आपके अवचेतन मस्तिष्क तक न पहुंच जाए। दुर्भाग्यशाली माहौल के प्रभावों को हटाने का संकल्प करें और अपने जीवन को सही पटरी पर ले आएं। अपनी मानसिक पूंजी, एसेट्स और दायित्वों, लायबिलिटीज का हिसाब लगाएं और आप पाएंगे कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है आत्मविश्वास की कमी। आप आत्म सुझाव के सिद्धांत की मदद से इस कमी या अड़चन को दूर कर सकते हैं और अपने संकोच को साहस में बदल सकते हैं। इस सिद्धांत का प्रयोग कुछ सकारात्मक विचारों के आसान प्रयोग द्वारा किया जा सकता है। आपको सिर्फ इतना करना है कि आप इन सकारात्मक विचारों को लिख लें, याद कर लें और बार बार दोहराएं जब तक कि ये आपके अवचेतन मस्तिष्क के सक्रिय उपकरण का हिस्सा न बन जाए। आत्मविश्वास का फॉर्मूला। पहला, मैं जानता हूं कि मुझमें जीवन के निश्चित लक्ष्य को हासिल करने की योग्यता है और इसलिए मैं खुद से ये अपेक्षा रखता हूं कि मैं इसे हासिल करने के लिए निरंतर और लगन से कार्य करूं और मैं यहां पर अभी ये वादा करता हूं कि मैं इसी तरह से कार्य करूंगा। दूसरा, मुझे एहसास है कि मेरे मस्तिष्क के प्रबल विचार अंततः अपने आप को बाहरी भौतिक कार्यों में बदल लेंगे और धीरे धीरे अपने आप को भौतिक वास्तविकता में रूपांतरित कर लेंगे। इसलिए मैं अपने विचारों को हर दिन 30 मिनट तक इस बात पर एकाग्र करूंगा कि मैं किस तरह का इंसान बनने के बारे में सोच रहा हूं, ताकि मेरे मस्तिष्क में इसकी एक स्पष्ट तस्वीर रहे। तीसरा, मैं जानता हूं कि आत्म सुझाव के सिद्धांत के प्रयोग के द्वारा मैं जिस भी इच्छा को अपने मस्तिष्क में निरंतर बनाए रखूंगा, वो अंततः किसी प्रैक्टिकल तरीके के द्वारा अपने आप को भौतिक समतुल्य में बदल लेगी और मुझे वो वस्तु हासिल हो जाएगी जिसका मैंने लक्ष्य बनाया है। इसलिए मैं हर दिन 10 मिनट इस काम में दूंगा कि मैं आत्मविश्वास का विकास करूं। चौथा, मैंने स्पष्ट रूप से जीवन में अपने प्रमुख निश्चित लक्ष्य का वर्णन लिख लिया है और मैं कोशिश करना कभी नहीं छोड़ूंगा जब तक कि मुझमें इसे हासिल करने का पर्याप्त आत्मविश्वास विकसित न हो जाए। पांचवा, मुझे पूरी तरह एहसास है कि कोई भी संपत्ति या पद तब तक लंबे समय तक बना नहीं रह सकता जब तक कि ये सत्य और न्याय पर आधारित न हो। इसलिए मैं किसी भी ऐसी गतिविधि में संलग्न नहीं होऊंगा
जिससे इससे प्रभावित होने वाले सभी लोगों को लाभ न हो। मैं ऐसी शक्तियों को अपनी तरफ आकर्षित करके सफलता पाऊंगा जिनका मैं प्रयोग करना चाहता हूं, और मैं दूसरे लोगों के सहयोग के द्वारा सफलता पाऊंगा। मैं दूसरे लोगों को प्रेरित करूंगा कि वे मेरी सेवा करें, क्योंकि मैं हमेशा दूसरों की सेवा करने का इच्छुक रहूंगा। मैं सारी मानवता के प्रति प्रेम विकसित करूंगा और घृणा, ईर्ष्या, स्वार्थ और दोष देखने की आदत को अपने मस्तिष्क से दूर करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि दूसरों के प्रति नकारात्मक नजरिया रखने से मुझे कभी सफलता नहीं मिल सकती। मैं ऐसे काम करूंगा जिससे दूसरों को मुझ पर विश्वास हो, क्योंकि मैं उनमें और अपने आप में विश्वास रखूंगा। मैं इस फॉर्मूले पर अपने हस्ताक्षर करूंगा और इसे याद कर लूंगा और इसे हर दिन जोर जोर से दोहराऊंगा। ऐसा करते समय मुझे पूरा विश्वास होगा कि ये मेरे विचारों और कार्यों को धीरे धीरे प्रभावित करेगा, ताकि मैं एक स्वावलंबी और सफल व्यक्ति बन सकूं। इस फॉर्मूले के पीछे प्रकृति का एक नियम है जिसे अब तक कोई आदमी स्पष्ट नहीं कर पाया है। इस नियम को आप किस नाम से पुकारते हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि ये मानव जाति की सफलता और प्रसिद्धि के लिए काम करता है, बशर्ते इसका रचनात्मक प्रयोग किया जाए। दूसरी ओर अगर इसका विध्वंसात्मक प्रयोग किया जाए तो ये उतनी ही तत्परता से नष्ट भी कर सकता है। इस वक्तव्य में एक बहुत महत्वपूर्ण सच्चाई छुपी है, यानी जो हार जाते हैं और गरीबी, दुख और कष्ट में अपना जीवन गुजारते रहते हैं, वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने आत्म सुझाव के सिद्धांत का नकारात्मक प्रयोग किया है। इसका कारण ये तथ्य है कि विचार के सभी संवेगों की ये प्रवृत्ति होती है कि वे अपने आप को अपने भौतिक समतुल्य में रूपांतरित कर लेते हैं। नकारात्मक चिंतन का विध्वंस। अवचेतन मस्तिष्क को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि विचार रचनात्मक है या विध्वंसात्मक। ये उस सामग्री पर काम करता है जो हम अपने विचार संवेगों के द्वारा इसे प्रदान करते हैं। अवचेतन मस्तिष्क डर के द्वारा आवेशित विचार को भी उतनी ही तेजी से हकीकत में बदल देगा जितनी तेजी से ये साहस या आस्था के द्वारा प्रेरित विचार को हकीकत में बदलेगा। बिजली का यदि रचनात्मक प्रयोग किया जाए तो ये उद्योग के पहियों को घुमाती है और मानव जाति की उपयोगी सेवा करती है, परंतु नकारात्मक प्रयोग किए जाने पर यह जान भी ले सकती है। उसी तरह आत्म सुझाव का नियम आपको सुख शांति और समृद्धि दे सकता है, या फिर ये आपको दुख, असफलता और मृत्यु की घाटी में फेंक सकता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे किस हद तक समझते हैं या लागू करते हैं। अगर आप अपने मस्तिष्क में डर, शंका और अविश्वास भर लेते हैं, अगर आप ये मानते हैं कि आप में अनंत प्रज्ञा की शक्तियों के साथ जुड़ने और उनका प्रयोग करने की सामर्थ्य नहीं है, तो आत्म सुझाव का नियम इस अविश्वास के भाव को लेगा और इसे उस सांचे में ढाल लेगा जिसके द्वारा आपका अवचेतन मस्तिष्क इसे इसके भौतिक समतुल्य में बदल लेगा। उस हवा की तरह जो एक जहाज को पूर्व दिशा में ले जाती है और दूसरे को पश्चिम दिशा में, आत्म सुझाव का नियम आपको ऊपर उठा सकता है या नीचे गिरा सकता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि आपने अपने विचार की पाल को किस तरह से बांधा है। आत्म सुझाव के नियम के द्वारा कोई भी व्यक्ति उपलब्धि की कल्पनातीत ऊंचाइयों को छू सकता है, और ये इस कविता में बहुत अच्छी तरह से अभिव्यक्त होता है। अगर आप सोचते हैं कि आप हार गए हैं, तो आप हार गए हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप में हिम्मत नहीं है, तो आप में नहीं है। अगर आप जीतना चाहते हैं लेकिन सोचते हैं कि आप नहीं जीत सकते, तो ये लगभग तय है कि आप नहीं जीत पाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि आप हारेंगे, तो आप हार चुके हैं, क्योंकि दुनिया में हमने ये पाया है, सफलता किसी व्यक्ति की इच्छा से शुरू होती है, ये पूरी तरह से मानसिक स्थिति पर निर्भर है। अगर आप सोचते हैं कि आप पिछड़ गए हैं, तो सचमुच ऐसा है। आपको ऊपर उठने के बारे में सोचना होगा, आपको अपने आप पर विश्वास करना होगा, और तभी आप कभी कोई पुरस्कार जीत सकते हैं। जीवन के युद्ध में हमेशा वही नहीं जीतता जो सबसे ताकतवर या तेज होता है, बल्कि जल्दी या देर से जीतता वही है जो सोचता है कि वह जीत सकता है। उन शब्दों पर ध्यान दीजिए
जिन पर जोर दिया गया है, और आप उस गहन अर्थ को समझ लेंगे जो कवि के मस्तिष्क में था। आपके मस्तिष्क में कौन सी प्रतिभा सोई हुई है? आपके मस्तिष्क में कहीं न कहीं उपलब्धि का बीज सोया हुआ है, जिसे अगर जगा दिया जाए और काम में जुटा दिया जाए, तो वो आपको उन ऊंचाइयों पर ले जाएगा जिन्हें हासिल करने की बात आपने सपने में भी नहीं सोची होगी। जिस तरह महान संगीतकार वायलिन के तारों से संगीत की सुंदर लहरियां छेड़ सकता है, उसी तरह आप भी अपनी प्रतिभा को जगा सकते हैं, जो आपके मस्तिष्क में सोई पड़ी है। इसके माध्यम से आप अपने आप को ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं और जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहें, उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। 40 साल की उम्र तक अब्राहम लिंकन ने जिस काम में हाथ डाला, वे उसमें असफल रहे। वे किसी गुमनाम जगह से आए हुए गुमनाम आदमी थे, जब तक कि उनके जीवन में एक महान अनुभव नहीं आया और उस अनुभव ने उनके दिलो दिमाग में सोई हुई उनकी प्रतिभा को नहीं जगाया। तभी जाकर वे दुनिया के सचमुच महान लोगों में से एक बन सके। ये अनुभव दुख और प्रेम के भावों से जुड़ा हुआ था। ये अनुभव इन रूटलेज के माध्यम से आया जो इकलौती महिला थी जिनसे लिंकन ने प्रेम किया था। ये एक सुपरिचित तथ्य है कि प्रेम का भाव आस्था की मानसिक अवस्था से बहुत करीबी रूप से जुड़ा हुआ है। इसका कारण यह है कि प्रेम हमारे विचार संवेगों को उनके आध्यात्मिक समतुल्य में बदलने के सबसे करीब होता है। अपने शोध के दौरान लेखक ने पाया कि सैकड़ों सफल लोगों की जीवनियों और उपलब्धियों के विश्लेषण से ये पता चलता है कि उनमें से लगभग सभी की सफलता के पीछे किसी न किसी महिला के प्रेम का प्रभाव स्पष्ट रूप से था। अगर आप आस्था की शक्ति का प्रमाण चाहते हैं, तो उन पुरुषों और महिलाओं की उपलब्धियों का अध्ययन कीजिए जिन्होंने इसका प्रयोग किया है। सूची में सबसे ऊपर नजारेन का नाम आता है। ईसाई धर्म का आधार है आस्था। चाहे कितने ही लोगों ने इस महान शक्ति के अर्थ को गलत ढंग से विश्लेषित किया है और तोड़ा मरोड़ा है, ईसा मसीह की शिक्षा और उपलब्धियों का सार, जिसे चमत्कार के रूप में विश्लेषित किया जा सकता है, आस्था ही है। अगर चमत्कार जैसी कोई चीज होती है, तो ये केवल उस मानसिक अवस्था के द्वारा हो सकती है जिसे आस्था कहा जाता है। आइए अब हम उस आदमी के जीवन में आस्था की शक्ति देखें, जिसे पूरी मानव सभ्यता बहुत अच्छी तरह से जानती है। उस आदमों का नाम है महात्मा गांधी। इस आदमी में आस्था की संभावनाओं का सबसे चमत्कारी उदाहरण देखने को मिलेगा। अपने समय में गांधी जी के पास जितनी शक्ति थी, उतनी किसी जीवित व्यक्ति के पास नहीं थी, और इसके बावजूद उनके पास शक्ति के कोई पारंपरिक औजार नहीं थे, जैसे कि धन, युद्ध के जहाज, सिपाही या हथियार। गांधी जी के पास पैसा नहीं था, घर नहीं था, उनके पास एक सूट भी नहीं था, परंतु उनके पास शक्ति थी। उनके पास ये शक्ति कैसे आई? उन्होंने इसे आस्था के सिद्धांत की समझ के द्वारा विकसित किया, और उनमें ये योग्यता थी कि वे अपनी आस्था को 20 करोड़ लोगों के दिमाग में वो सके। गांधी जी ने 20 करोड़ मस्तिष्कों को एक दिमाग की तरह एक साथ जुड़ने और एक साथ चलने के लिए प्रेरित किया, जो एक महान कार्य था। आस्था के अलावा और कौन सी शक्ति इतना कर सकती थी? किस तरह एक विचार ने एक खजाना बनाया? बिजनेस और उद्योग चलाने में आस्था और सहयोग की आवश्यकता होती है। ऐसे में ये रोचक भी है और लाभदायक भी कि हम एक घटना का विश्लेषण करें जो हमें बहुत अच्छे ढंग से वो तरीका समझाती है जिसके द्वारा उद्योगपतियों और बिजनेसमैनों ने बहुत बड़ी दौलत कमाई, और उन्होंने लेने से पहले देने के तरीके से ऐसा कर दिखाया। यह घटना 1900 की है, जब यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कॉरपोरेशन बन रहा था। जब आप कहानी पढ़े तो इन मूलभूत तथ्यों को अपने दिमाग में रखें और आप समझ पाएंगे कि किस तरह विचार बड़े खजानों में बदलते हैं। अगर आप उन लोगों में से हैं जो अक्सर आश्चर्य करते हैं कि किस तरह ढेर सारी दौलत कमाई जाती है, तो यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कॉरपोरेशन के निर्माण की ये कहानी आपको काफी कुछ सिखा देगी। अगर आपको इस बारे में जरा सी भी शंका है कि इंसान विचारों के माध्यम से या सोचकर अमीर बन सकते हैं, तो ये कहानी आपके मन से शंका को भगा देगी, क्योंकि आप यूनाइटेड स्टेट्स स्टील की कहानी में
इस पुस्तक में बताए गए सिद्धांतों का प्रयोग पाएंगे। विचार की शक्ति का अद्भुत वर्णन जॉन लॉवेल ने न्यूयॉर्क वर्ल्ड टेलीग्राम में नाटकीय रूप से किया है, जिनकी अनुमति से इसे यहां पर प्रकाशित किया जा रहा है। $1 बिलियन का जबरदस्त भाषण। 12 दिसंबर 1900 की शाम को देश के लगभग 80 अमीर दिग्गज फिफ्थ एवेन्यू के यूनिवर्सिटी क्लब के समारोह हॉल में इकट्ठे हुए। अवसर था पश्चिम से आए हुए एक युवक का सम्मान करना। परंतु आधा दर्जन से अधिक अतिथियों को इस बात का एहसास नहीं था कि वे लोग अमेरिकी औद्योगिक इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना देखने जा रहे थे। जे एडवर्ड सिमंस और चार्ल्स स्टीवर्ट स्मिथ के हृदय कृतज्ञता से भरे थे, क्योंकि जब वे हाल ही में पिट्सबर्ग गए थे तो चार्ल्स एम श्वाब ने उदारतापूर्वक मेहमानवाजी की थी और उनका अद्भुत अतिथि सत्कार किया था। सिमंस और स्मिथ ने 38 साल के श्वाब से पूर्वी बैंकिंग सोसाइटी का परिचय करवाने के लिए इस डिनर का आयोजन किया था, परंतु उन्हें आशा नहीं थी कि वे इस समारोह में हंगामा खड़ा कर देंगे। उन्होंने उन्हें चेतावनी दे दी थी कि न्यूयॉर्क के लोग भाषण की कला को पसंद नहीं करेंगे और उनसे प्रभावित नहीं होंगे, और यदि वे स्टिलमैन, हैरीमैन और वॉल्डबिट जैसे श्रोताओं को बोर नहीं करना चाहते तो बेहतर होगा कि वे अपने भाषण को 15 या 20 मिनट तक सीमित रखें और फिर अपनी बात को खत्म कर दें। जॉन पियरपॉन्ट मॉर्गन अपने उच्च पद के कारण श्वाब की दाईं तरफ बैठे हुए थे। वे भी इस समारोह में सिर्फ कुछ देर तक ही ठहरने वाले थे, और जहां तक प्रेस और जनता का सवाल था, पूरा मामला इतना महत्वहीन था कि अगले दिन इस समारोह का जिक्र किसी भी अखबार में नहीं छपा। दोनों मेजबानों और उनके प्रख्यात अतिथियों ने अच्छी तरह से डिनर किया। बीच में बहुत कम चर्चा हुई, और जितनी हुई वह भी तनाव के माहौल में हुई। बहुत कम बैंकर और ब्रोकर श्वाब से मिले थे, जिसका करियर मोनोनगाहेला के किनारे पर परवान चढ़ा था और उसे कोई भी अतिथि ठीक से नहीं जानता था। परंतु शाम खत्म होने से पहले उन सभी और मनी मास्टर मॉर्गन के पैरों तले जमीन खिसक गई और $1 बिलियन के यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कॉरपोरेशन का बीज बोया गया। इतिहास के लिहाज से शायद ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि उस डिनर में चार्ल्स श्वाब के दिए हुए भाषण का कोई रिकॉर्ड नहीं है। शायद ये एक घरेलू भाषण होगा जिसमें ग्रामर की कई गलतियां होंगी, क्योंकि श्वाब भाषा की शुद्धता पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, और उस भाषण में सूक्तियां और चुटकुले भी होंगे। परंतु इनके अलावा उसमें एक प्रबल शक्ति थी जिसका उन $5 बिलियन के लगभग की संपत्ति वाले श्रोताओं पर अविस्मरणीय प्रभाव पड़ा। जब ये 90 मिनट का भाषण समाप्त हुआ और जब श्रोता इसके जादू के कारण अब भी मंत्रमुग्ध थे, तो मॉर्गन वक्ता को एक खिड़की के पास अलग ले गए, जहां चौखट पर बैठकर और पैरों को नीचे लटकाकर उन्होंने 1 घंटे तक चर्चा की। श्वाब के व्यक्तित्व का जादू पूरी शक्ति से काम कर रहा था, परंतु इससे भी अधिक महत्वपूर्ण और अधिक स्थायी वो पूर्ण और स्पष्ट प्रोग्राम था जो उन्होंने स्टील के विस्तार के लिए प्रस्तुत किया था। कई और लोगों ने मॉर्गन की रुचि जगाने की कोशिश की थी कि वे स्टील के लिए भी उसी तरह का ट्रस्ट बनाएं, जिस तरह बिस्किट, वायर और हूप, शक्कर, रबर, व्हिस्की, तेल या च्यूइंग गम के लिए बना था। जॉन डब्ल्यू गेट्स नाम के गैम्बलर ने भी इसका प्रस्ताव रखा था, परंतु मॉर्गन को उस पर भरोसा नहीं था। बिल और जिम मूर, जो शिकागो में स्टॉक जॉबर थे और जो एक मैच ट्रस्ट और क्रैकर कॉरपोरेशन बना चुके थे, उन्होंने भी इसका प्रस्ताव रखा था, परंतु वे भी असफल हुए थे। देहात के वकील अल्बर्ट एच गैरी भी यही चाहते थे, परंतु वे इतने बड़े नहीं थे कि उनकी बातों का प्रभाव पड़े। सिर्फ श्वाब की वाक्पटुता ही जेपी मॉर्गन को उन ऊंचाइयों तक ले जा सकी जहां से वे ये देख पाए कि इस साहसिक आर्थिक कार्य के कितने जबरदस्त परिणाम निकलेंगे। हालांकि आसानी से पैसे कमाने वाले लोगों की नजर में ये विचार एक पागलपन भरा सपना ही था। आर्थिक चुंबकीयता एक पीढ़ी पहले शुरू हुई थी और इसने स्टील जगत में हजारों छोटी और कई मामलों में अक्षमता से चलाई जा रही कंपनियों को बड़े और प्रतियोगिता से धराशायी हो चुके कॉरपोरेशनों में तब्दील किया था। और ये हंसमुख बिजनेस पायरेट जॉन डब्ल्यू गेट्स के द्वारा खोजी गई तकनीकों से संभव हुआ था। छोटी कंपनियों की श्रृंखला से गेट्स पहले ही
अमेरिकन स्टील एंड वायर कंपनी बना चुके थे और मॉर्गन के साथ मिलकर उन्होंने फेडरल स्टील कंपनी बना ली थी। परंतु अगर इनकी तुलना एंड्रयू कार्नेगी के विशालकाय ट्रस्ट से की जाए, जिसके 53 स्वामी और संचालक थे, तो ये सारी कंपनियां और कॉरपोरेशन बौने थे। चाहे वे कितनी ही एकता का परिचय दे दें, परंतु वे सब मिलकर भी कार्नेगी के साम्राज्य में सुरंग नहीं लगा सकते थे और मॉर्गन ये बात जानते थे। कार्नेगी भी ये बात जानते थे। स्किबो कैसल की शानदार ऊंचाइयों से उन्होंने पहले तो रोचकता से और बाद में चिढ़कर देखा कि मॉर्गन की छोटी कंपनियां उनके बिजनेस में किस तरह प्रवेश कर रही हैं। जब ये प्रयास अधिक साहसिक हुए तो कार्नेगी क्रोधित हो गए और उन्होंने प्रतिशोध लेना शुरू कर दिया। उन्होंने ये फैसला किया कि वे अपने प्रतियोगियों की हर मिल को डुप्लीकेट करेंगे। अब तक उन्होंने वायर, पाइप, हूप या शीट में कोई रुचि नहीं दिखाई थी। इसके बजाय वे इतने में ही संतुष्ट थे कि वे इस तरह की कंपनियों को कच्चा स्टील बेचा करते थे और उन्हें इसे अपने मनचाहे आकार में ढालने देते थे। परंतु अब अपने प्रमुख और योग्य लेफ्टिनेंट श्वाब के सहयोग से वे अपने दुश्मनों को बर्बाद करने की योजना बना रहे थे। चार्ल्स एम श्वाब के भाषण में मॉर्गन को एकता की समस्या का जवाब मिल गया। कार्नेगी के बिना बना कोई भी ट्रस्ट, जिसके पास सबसे बड़ी स्टील कंपनी थी, दरअसल ट्रस्ट कहा ही नहीं जा सकता। जैसा एक लेखक ने कहा, ये ऐसा नींबू का शरबत होगा जिसमें नींबू ही न हो। 12 दिसंबर 1900 की रात को श्वाब के भाषण में निश्चित रूप से ये संकेत था। हालांकि इस बात का कोई दावा या वादा नहीं किया गया था कि विशालकाय कार्नेगी साम्राज्य मॉर्गन के टेंट में लाया जा सकता है। श्वाब ने स्टील के भविष्य के बारे में चर्चा की और एक ऐसा सिस्टम बनाने पर जोर दिया जिसमें सक्षमता हो, विशेषज्ञता हो, असफल मिलों की तालाबंदी हो और सफल वस्तुओं पर प्रयास की, एकाग्रता हो, खनिज के आवागमन में बचत हो, ओवरहेड और प्रशासनिक मदों में बचत हो और विदेशी बाजार में सफल प्रवेश हो। यही नहीं, उन्होंने इन लोगों को यह भी बताया कि उनकी पारंपरिक पायरेसी में गलतियां कहाँ हो रही हैं। उन्होंने ऐसा संकेत किया कि उनके बिजनेस का वर्तमान लक्ष्य मोनोपोली बनाना, कीमतें बढ़ाना और इस पूरी प्रक्रिया में खुद को मोटे-मोटे डिविडेंड देना था। श्वाब ने रोचक अंदाज में इस सिस्टम की आलोचना की। उन्होंने अपने श्रोताओं को यह बताया कि इस तरह की नीति में दूरदर्शिता नहीं है और इसका कारण यह है कि यह बाजार को एक ऐसे युग में संकुचित कर रही थी जिसमें हर तरफ विस्तार का बोलबाला था। उन्होंने ये दावा किया कि स्टील की कीमत कम करने से बाजार का विस्तार होगा, स्टील के अधिक उपयोग खोजे जाएंगे और विश्व के व्यापार का एक बड़ा हिस्सा उनकी झोली में आ जाएगा। दरअसल, हालांकि श्वाब को यह बात पता नहीं थी, परंतु श्वाब आधुनिक मास प्रोडक्शन के मसीहा थे। यूनिवर्सिटी क्लब का डिनर समाप्त हुआ। मॉर्गन अपने घर लौट गए और श्वाब की सुनहरी भविष्यवाणी के बारे में सोचते रहे। श्वाब वापस पिट्सबर्ग लौट गए, जहां वे एंड्रयू कार्नेगी का स्टील बिजनेस चला रहे थे। गैरी और बाकी लोग अपने स्टॉक टेकर्स के पास वापस लौट गए, जहां वे अगले कदम का इंतजार करने लगे। इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगा। श्वाब ने उनके सामने तर्कों का जो भोज रखा था, उसे पचाने में मॉर्गन को 1 सप्ताह लगा। उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से आश्वस्त कर लिया कि इसका परिणाम आर्थिक अपच नहीं होगी। उन्होंने श्वाब को बुलवाया और उन्होंने पाया कि वह युवक जरा संकोची था। श्वाब ने संकेत किया कि कार्नेगी इस बात को पसंद नहीं करेंगे कि उनकी कंपनी का विश्वसनीय प्रेसिडेंट वॉल स्ट्रीट के सम्राट के साथ मुलाकात कर रहा है, जबकि कार्नेगी ने ये कसम खाई थी कि वे वॉल स्ट्रीट पर कभी कदम नहीं रखेंगे। फिर जॉन डब्ल्यू गेट्स नाम के बिचौलिए ने यह सुझाव दिया कि अगर श्वाब फिलाडेल्फिया में बेलेव्यू होटल में रहें तो जेपी मॉर्गन भी उसी समय उस होटल में रहेंगे। जब श्वाब आए तो मॉर्गन दुर्भाग्य से न्यूयॉर्क के अपने घर में श्रीमार थे और इसलिए उनके प्रबल आग्रह पर श्वाब न्यूयॉर्क गए और उस आर्थिक दिग्गज की लाइब्रेरी में उन दोनों की मुलाकात हुई। कुछ आर्थिक इतिहासकारों का विश्वास है कि इस नाटक की शुरुआत से लेकर अंत तक मंच के निर्देशक एंड्रयू कार्नेगी थे। वे ये मानते हैं
कि श्वाब के डिनर से लेकर उनका प्रसिद्ध भाषण, श्वाब और मॉर्गन की रविवार रात की मुलाकात तक की सारी घटनाएं चतुर स्कॉट कार्नेगी के दिमाग की उपज थी। परंतु सच्चाई इससे बिल्कुल उल्टी थी। जब श्वाब को इस सौदे को अंतिम रूप देने के लिए बुलाया गया तो वे ये भी नहीं जानते थे कि लिटिल बॉस एंड्रयू कार्नेगी इसे मानेंगे भी या नहीं। वे बेचने के प्रस्ताव के बारे में सोचेंगे भी या नहीं, खासकर उन लोगों को जिनसे वे बुरी तरह से चिढ़ते थे। परंतु श्वाब उस मुलाकात में अपने साथ अपनी ही लिखाई में कॉपर प्लेट के आंकड़ों की 6 शीट लेकर गए, जिनमें यह लिखा हुआ था कि इस नए ट्रस्ट की हर स्टील कंपनी का आर्थिक मूल्य और उसकी संभावित आर्थिक कमाई की क्षमता क्या थी। 4 लोग उन आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए पूरी रात बैठे रहे। जाहिर है कि इनमें सबसे प्रमुख व्यक्ति मॉर्गन थे, जिनका धन के दैवी अधिकार में दृढ़ विश्वास था। उनके साथ उनका अभिजात्य पार्टनर रॉबर्ट बेकन था, जो एक विद्वान और सुसंस्कृत व्यक्ति था। तीसरा था जॉन डब्ल्यू गेट्स, जिसे मॉर्गन एक गैम्बलर होने के कारण छोटा समझते थे और उसे एक औजार की तरह इस्तेमाल करते थे। चौथे खुद श्वाब थे, जो स्टील बनाने और बेचने की प्रक्रियाओं के बारे में उस समय जीवित किसी भी समूह से अधिक जानते थे। पूरी चर्चा में पिट्सबर्ग के इस आदमी के आंकड़ों के बारे में कोई सवाल नहीं किया गया। अगर उन्होंने कह दिया कि किसी कंपनी का मूल्य इतना था तो उस कंपनी का मूल्य उतना ही था, न उससे अधिक न उससे कम। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस ट्रस्ट में केवल वही कंपनियां रहें जिनका नाम उन्होंने लिखा था। उन्होंने एक ऐसे कॉरपोरेशन की रचना की थी जिसमें कोई डुप्लीकेशन नहीं होगा और उन मित्रों के लालच की संतुष्टि भी नहीं होगी जो अपनी कंपनियों के बोझ को मॉर्गन के विशाल कंधों पर उतारना चाहते होंगे। जब सुबह हुई तो मॉर्गन उठे और उन्होंने अपनी कमर सीधी की। केवल एक ही सवाल रह गया था, क्या आपको लगता है कि आप एंड्रयू कार्नेगी को बेचने के लिए राजी कर सकते हैं? उन्होंने पूछा। श्वाब ने उत्तर दिया, मैं कोशिश करूंगा। अगर आप उन्हें बेचने के लिए राजी कर ले तो मैं खरीद लूंगा। मॉर्गन ने जवाब दिया। यहां तक सब कुछ ठीक था, परंतु क्या कार्नेगी बेचेंगे? और अगर बेचेंगे तो वे बदले में कितनी रकम मांगेंगे? श्वाब का अनुमान या लगभग 320,000,000 डॉलर। और वे ये रकम किस रूप में चाहेंगे? कॉमन या प्रीफर्ड स्टॉक के रूप में, बॉन्ड के रूप में, नकद? कोई भी $1 बिलियन का 32% नकद में नहीं दे सकता था। जनवरी में वेस्टचेस्टर में सेंट एंड्रयूज लिंक्स में एक गोल्फ गेम चल रहा था और एंड्रयू ठंड से बचने के लिए स्वेटर पहने हुए थे और चार्ली लगातार बोल रहे थे ताकि कार्नेगी का हौसला बुलंद रहे। परंतु तब तक बिजनेस के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला गया, जब तक कि वे दोनों कार्नेगी कॉटेज की आरामदेह गर्मी में नहीं बैठ गए। फिर उसी वाक्पटुता के साथ जिससे उन्होंने यूनिवर्सिटी क्लब के 80 करोड़पतियों को मंत्रमुग्ध किया था, श्वाब ने आराम से रिटायर होने के सुनहरे सपने बताए और उस बूढ़े आदमी की सामाजिक इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए करोड़ों अरबों का जिक्र किया। कार्नेगी ने जवाब में कागज के एक टुकड़े पर एक रकम लिखकर श्वाब को थमा दी और कहा, ठीक है, हम इतने में बेच देंगे। आंकड़ा लगभग 400,000,000 डॉलर था और अगर श्वाब के द्वारा अनुमानित 320,000,000 डॉलर के आंकड़े को मूलभूत आंकड़ा माना जाए तो इसमें पिछले 2 सालों में पूंजी मूल्य में हुई वृद्धि के रूप में 80,000,000 जोड़ दिए गए थे। बाद में ट्रांसलांटिक लाइनर के डेक पर खड़े होकर कार्नेगी ने मॉर्गन से अफसोस से कहा, काश मैंने आपसे 100,000,000 डॉलर ज्यादा मांगे होते। अगर आपने मांगे होते तो आपको वो मिल गए होते। मॉर्गन ने उन्हें खुश होकर बताया। इस बात से काफी सनसनी फैली। एक ब्रिटिश संवाददाता ने ताड़ दिया कि विदेशी स्टील जगत इस दैत्याकार ट्रस्ट से स्तंभित है। येल के प्रेसिडेंट हेडली ने घोषणा की कि अगर देश में ट्रस्ट बनाने संबंधी नियम नहीं बनाए गए तो अगले 25 सालों में वॉशिंगटन में एक सम्राट शासन करेगा। परंतु योग्य स्टॉक विशेषज्ञ कीन ने नए स्टॉक को जनता को इतनी योग्यता से बेचा कि सारा का सारा पानी कई लोगों का अनुमान था 600।
$0,000 पलक झपकते ही सोख लिया गया। कार्नेगी के पास करोड़ों डॉलर थे और मॉर्गन सिंडिकेट के पास कष्ट उठाने के एवज में 62,000,000 थे और गेट से लेकर गैरी तक सभी के पास करोड़ों डॉलर थे। वे सच्चे तत्व थे जिनकी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स स्टील का निर्माण हुआ। एक बार कानूनी रूप से अस्तित्व में आ जाने के बाद कॉरपोरेशन ने जितनी स्टील मिलों और यांत्रिक उपकरणों को हासिल किया, वे सब इतने महत्वपूर्ण नहीं थे। परंतु सावधानीपूर्वक किए गए विश्लेषण से ये तथ्य पता चलेगा कि कॉरपोरेशन द्वारा हासिल की गई प्रॉपर्टी का अनुमानित मूल्य लगभग $600 मिलियन बढ़ गया और इसका कारण सिर्फ इतना सा था कि सारी प्रॉपर्टी एक ही मैनेजमेंट के नियंत्रण में आ गई थी। दूसरे शब्दों में, चार्ल्स एम श्वाब का विचार और आस्था, जिसके द्वारा उसने जेपी मॉर्गन और अन्य लोगों के सामने अपना विचार प्रकट किया, का बाजार मूल्य $600,000 का लाभ था। एक विचार के लिए यह छोटी रकम नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कॉरपोरेशन समृद्ध हुआ और अमेरिका के सबसे अमीर और सशक्त कॉरपोरेशंस में से एक बना। इसमें हजारों लोग काम करते थे। इसमें स्टील के नए प्रयोगों को विकसित किया गया और इस तरह इसने ये सिद्ध किया कि श्वाब के उस विचार में सचमुच दम था जिसका लाभ $600,000 था। अमीरी विचार के रूप में शुरू होती है। धनराशि की सीमा उस व्यक्ति द्वारा निर्धारित की जाती है जिसके दिमाग में ये विचार आता है। आस्था सीमाओं को हटा देती है। जब आप जीवन से अपनी मनचाही वस्तु के लिए कीमत का सौदा करें तो इस बात को जरूर याद रखें। 38 साल के श्वाब को भी अपना पुरस्कार मिला। वे इस नए कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट बन गए और 1930 तक इस पर नियंत्रण करते रहे। अमीरी विचार से शुरू होती है। आपने अभी जो नाटकीय कहानी पढ़ी है वो उस तरीके का आदर्श उदाहरण है जिसके द्वारा इच्छा अपने भौतिक समतुल्य में रूपांतरित की जा सकती है। ये दैत्याकार कॉरपोरेशन एक इंसान के दिमाग में पैदा हुआ था। वो योजना जिसके द्वारा संगठन में ऐसी स्टील मिलें शामिल की गई जिनसे इसे आर्थिक स्थिरता मिली, वो भी एक ही इंसान के दिमाग की उपज थी। उसकी आस्था, उसकी इच्छा, उसकी कल्पना, उसकी लगन।